नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आरआरबी एनटीपीसी की 11,558 पदों के लिए नई भर्ती आई हुई है। हम एक सीरीज चला रहे थे कि आरआरबी एनटीपीसी में 9 तरह की 12th लेवल से और ग्रेजुएशन लेवल से अलग अलग वैकेंसी निकली हुई थी कि उनमें किस पोस्ट के लिए क्या काम करना होता है, योग्यताएँ क्या चाहिए और इसके प्रमोशन कैसे होता है, कितनी सैलरी मिलती है, चयन प्रक्रिया इसकी क्या होती है। तो आज हम आपको बताएंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के बारे में, जो एक ग्रेजुएशन वाली पोस्ट होती है, लेवल 5 की पोस्ट है, जिसको बाबू और लिपिक भी बोला जाता है। और सबसे खास बात यह है कि यह पोस्ट लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है, क्योंकि काफ़ी कमेंट आते रहते हैं कि सर बताइए लड़कियों के लिए कौन सी बेस्ट जॉब रहेगी। तो जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क, यह लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है, क्योंकि इस जॉब में आपकी और ये एक ऑफिशियल जॉब है, मतलब ऑफिस में आपको काम करना होता है। इसमें ना नाइट ड्यूटी लगती है ना एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है, बस आपको सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक आपकी इसमें ड्यूटी रहती है। आज हम जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, कितना प्रमोशन होता है, कहाँ कहाँ ड्यूटी लगती है और इसमें प्रमोशन कैसे होते हैं और इसकी योग्यताएँ क्या रखी गई है और इसमें कितने स्टेप में एग्जाम होता है और टाइपिंग में क्या होता है, कैसे करना होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि आज बात करेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसको बाबू और लिपिक भी बोला जाता है। इसके पदों की बात करें तो इसमें कुल 1507 पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 36 वर्ष जिन्होंने कंप्लीट कर रखी हैं वह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो आपको 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। अगर आप PWD SC/ST कैंडिडेट हो, SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 15 वर्ष, OBC PWD कैंडिडेट हो तो 13 वर्ष और जनरल और EWS PWD कैंडिडेट है तो आपको 10 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। इसकी योग्यता की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन चाहिए होता है। अब ग्रेजुएशन आप किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हो। अगर आपने BA कर रखा है, BSc कर रखा है, BCom कर रखा है या BTech कर रखा है या BCA कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें परसेंटेज की कोई मायने नहीं रखता, मतलब बस आपको पास होना ज़रूरी है और आपकी इसमें कंप्लीट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइनल में हैं तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। और सबसे पहले आपको बता दें कि जो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है ना, इसका एक छोटा रूप है अकाउंट्स क्लर्क। अकाउंट्स क्लर्क जो लेवल 5 की पोस्ट है, सॉरी लेवल 2 की पोस्ट है, जो 12th पास से आती है। इसी से फिर प्रमोशन होकर आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट भी बनते हो, लेकिन ये पोस्ट 12th से आती है और ये पोस्ट ग्रेजुएशन से आती है। इसके अगर फॉर्म डेट की अगर हम बात करें तो 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें CBT फर्स्ट एग्जाम होता है, उसके बाद CBT 2 एग्जाम होता है, फिर उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। अगर CBT फर्स्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होता है और जो ये एग्ज़ाम होगी ना, ये अपने होम स्टेट में ही होती है। CBT फर्स्ट की अगर बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 90 मिनट का आपको समय दिया जाता है, जिसमें मैथ्स में 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आते हैं और GK, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन आते हैं और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। फिर 15 गुना कैंडिडेट को CBT 2 के लिए पास किया जाता है, मतलब जितनी वैकेंसी है 1507 तो इसके 15 गुना कैंडिडेट को कट ऑफ निकाल के CBT फर्स्ट से CBT 2 के लिए पास किया जाता है और यह एक क्वालिफाइड नेचर का पेपर होता है। इसका मतलब यह है कि जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है ना आपकी फाइनल में आखिरी में, उसमें इसके मार्क्स आपके ऐड नहीं होंगे, लेकिन CBT 2 में जो कट ऑफ निकाली जाती है वह इसके आधार पर निकाली जाती है। मगर आपको 1507 के 15 गुना कैंडिडेट में जब आप शामिल हो जाओगे तो आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाता है। फिर CBT 2 में 120 क्वेश्चन होते हैं और 90 मिनट का समय दिया जाता है। अगर आप PWD कैंडिडेट हो तो आपको 120 मिनट का समय दिया जाता है CBT 2 में भी, और CBT फर्स्ट में भी 120 मिनट का समय दिया जाता है और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। फिर इसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं और GK, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आते हैं। इसमें कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के देखने को मिलते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर्स के और 7 से 8 इसमें करंट अफेयर्स के। लेकिन ये फिक्स नहीं है, बस इसमें ये दे रखा है कि GK, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यही है कि 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा कंप्यूटर का नहीं आएगा और 8 से 9 या 7 या 8 इससे ज़्यादा करंट अफेयर्स का नहीं आएगा, बाकी GK और साइंस आएगी। फिर जब इसको आप क्वालिफाई कर लेते हो, फिर 8 गुना कैंडिडेट को
टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है 8 गुना कैंडिडेट को। मतलब जितनी वैकेंसी है इसके गुणा 8 गुना कैंडिडेट को आपको टाइपिंग के लिए पास किया जाता है कट ऑफ निकाल के। फिर टाइपिंग आप हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग दे सकते हो। यह जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो आपसे प्रेफरेंस बनवाया जाएगा कि आप टाइपिंग हिंदी में देना चाहोगे या इंग्लिश में देना चाहोगे। तो आप यहाँ हिंदी में दे सकते हो या इंग्लिश में दे सकते हो। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। एक वर्ड होता है ना वो 5 की स्ट्रोक का होता है, मतलब कि 10 मिनट का यह टेस्ट होता है। इसमें आपको 1500 की स्ट्रोक करना होता है और इसमें 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर इससे आप नीचे जाओगे तो फिर आपने जो 6 वर्ड टाइप किए ना उनमें से माइनस कर दिए जाते हैं। जितनी आप मिस्टेक करते हो उसको 10 से गुणा करके उसको माइनस करके आपकी फिर एक्यूरेसी निकाली जाती है। फिर जब अगर आप टाइपिंग भी क्वालिफाई कर लेते हो फिर उसके बाद 1 गुना कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। इसमें डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा आपको 1 गुना कैंडिडेट को। इसमें C2 कैटेगरी का मेडिकल चाहिए होता है, मतलब आपकी आंखें इसमें 6/12 होनी चाहिए। चाहे से आपने चश्मा लगा रखा है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितनी डायोप्टर का आपकी जो चश्मा है ना उसका लेंस कितनी डायोप्टर का हो वह इसमें मैटर नहीं करता है। बस आपको दिखाई देना चाहिए, आपकी आंख खराब नहीं होनी चाहिए। जैसे हो जाती है ना बिल्कुल दिखता नहीं है तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपकी आंख ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है चाहे चश्मा लगा के बिना चश्मा लगा के, तो आप इसके मेडिकल में फिट हो जाते हो। और बाकी इसमें हार्ड मेडिकल नहीं होता है कि ना तो आपको इसमें फिजिकल होता है ना इसमें मतलब इतनी अगर कोई आपकी छोटी मोटी बीमारी भी है तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है। बस आपका सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल एक्सरा किया जाता है और हाइड्रोकोलेसिस देखा जाता है और ब्लाइंडनेस देखा जाता है। बाकी इसमें नॉर्मल आपकी आँखें होनी चाहिए, बस शेप आंखें होनी चाहिए, मतलब कि सामने अगर कोई डॉक्टर खड़ा है तो वो दिखाई देना चाहिए कि मेरे को दिख रहा है बस। बाकी आप इसका मेडिकल फिट कर लोगे। फिर आप में फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। जो क्लर्क वाली जितनी पोस्ट है ना, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क और अकाउंट्स क्लर्क, ये सभी सेम पोस्ट हैं एक तरह से आप ये मान के चलिए। लेकिन जो जूनियर अकाउंट पोस्ट हैं ये ग्रेजुएशन से आती है और जो सीनियर क्लर्क हैं ये भी ग्रेजुएशन से आती है और जो जूनियर क्लर्क हैं ये 12th से आती हैं और जो अकाउंट्स क्लर्क है ये 12th से आती हैं। जैसा कि ये जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये दोनों एक पोस्ट हैं। इसमें से आपका प्रमोशन डायरेक्ट सीनियर क्लर्क के लिए होता है और जो अकाउंट्स क्लर्क की जो पोस्ट हैं जो 12th पास हैं इसका प्रमोशन डायरेक्ट आपका JAA के लिए होता है। मतलब ये पोस्ट और ये पोस्ट सेम है, ये पोस्ट सेम है। अंतर है तो केवल और केवल इस चीज़ का अंतर है कि यह ग्रेजुएशन वाली पोस्ट है और ये 12th पास से पोस्ट निकलती हैं। फिर अब आते हैं थोड़े क्वेश्चनों पे। एक बार आपको एक चीज़ और समझा देते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि जो इसका सिलेबस है और इसका सिलेबस है सेम टू सेम सिलेबस है। रेलवे की जो भी पोस्ट हैं जो मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर आती हैं वह सेम टू सेम है, बिल्कुल कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं होता है। फिर जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है फाइनली JAA के लिए, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए, यह एक लेवल 5 का पोस्ट होता है जो 2800 पे ग्रेडों का पोस्ट होता है। इसमें आपको सैलरी लगभग 50 से 51,000 रुपये मिल जाती है। यह मैटर करता है सिटी पे, आप किस सिटी में जॉब कर रहे हो। आप जैसे अगर हाई सिटी में जॉब कर रहे हो तो आपकी सैलरी अच्छी रहती है। अगर आप जैसे XYZ तरह, जैसे रेलवे ने 3 सिटियों को 3 हिस्सों में बांट रखा है, XYZ। X हाई लेवल की सिटी होती है, फिर Y थोड़ी मीडियम साइज़ की और Z एक लो सिटी होती है। उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। फिर आपका प्रमोशन मिनिमम तो 2 साल रखा जाता है, लेकिन अगर आपकी वैकेंसी आगे खाली है तो आपका प्रमोशन 2 साल में कर दिया जाता है। अगर आपकी आगे वैकेंसी खाली नहीं है तो आपका प्रमोशन होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन 3 से 4 साल में तो आपका प्रमोशन हो ही जाता है AA के लिए। मतलब अकाउंट जो ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है तो ये अकाउंट असिस्टेंट हो जाती है। यह एक लेवल 6 का पोस्ट है, 4200 पे ग्रेड का पोस्ट है। इसमें आपको सैलरी लगभग 65,000 और इससे कम ज़्यादा भी हो सकती है, वो सिटी के अकॉर्डिंग होता है। फिर इसके बाद आपका प्रमोशन होता है 3 से 4 साल बाद। और ये जितने प्रमोशन होते हैं ना ये सबसे बड़ा मैटर करता है आप किस डिवीज़न में हो, वहाँ कितनी वैकेंसी का लिए, किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी का लिए, उसके अनुसार आपका प्रमोशन होता है। फिर इसमें होता है SO सेक्शन ऑफिसर, जो एक लेवल 8 का जॉब है। डायरेक्ट 4800 पे ग्रेड में आप जाते हो। ये सबसे बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें 4200 से डायरेक्ट 4800 में जाते हो। इसमें 4600 वाला जो पे ग्रेड होता है बीच में वो इसमें नहीं होता है। इसमें जो आपका प्रमोशन होगा वो डायरेक्ट 4800 पे ग्रेड के लिए होगा।
जो लेवल 8 का पोस्ट है जिसमें आपको 85,000 रुपये के लगभग आपको सैलरी मिलती है। फिर उसके बाद ये जो प्रमोशन होते हैं ना, तीनों प्रमोशन यहाँ से यहाँ और 4800 पे ग्रेड तक, ये तो एक बेसिक प्रमोशन होते हैं। आपका नॉर्मल छोटा मोटा टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपको 40% मार्क्स लाना होता है, और वह जो क्वेश्चन आते हैं वह आप जो आप काम करोगे ना वहाँ जाके, जो भी कंप्यूटर पे जो भी क्लर्क का काम, बाबू का काम करोगे, उसी के अकॉर्डिंग जो आप जो काम करते हो उसी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है। आप आसानी से पास कर लोगे। अगर आप एग्जाम पास करते हो, कर सकते हो, तो इसको भी पास कर सकते हो, कोई ज़रूरी इतना वो नहीं है। लेकिन जो फिर प्रमोशन होता है अगला 5400 के लिए, तो इसके लिए तो वैकेंसी निकलती है अलग से, जैसे डिविजनल वाई वैकेंसी निकलती है, और फिर इसमें तो आपको एग्जाम पास करना होता है कि इतनी वैकेंसी है, फिर उसके कट ऑफ के अनुसार इसमें आप जा सकते हो। अब इसकी एक कंडीशन है, जैसे अगर आप 4800 पे ग्रेड में हो, मतलब एसओ सेक्शन ऑफिसर हो, तो आप 3 साल अगर आपने सर्विस कर ली एसओ के पद पे, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। एलडीसी की इसकी वैकेंसी निकलती है, फिर आप डायरेक्ट 5400 पे ग्रेड पर जा सकते हो। जो 5400 पे ग्रेड है, ये एक गजेटेड पोस्ट होता है, एक अधिकारी ऑफिसर का पोस्ट होता है, जिसको बोलते हैं ADFM, मतलब असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंशियल मैनेजर। इसमें आपकी सैलरी 1 लाख प्लस रहती है। और अगर आप AA हो, जैसे आपका प्रमोशन नहीं हुआ इस पद पे, वैकेंसी खाली नहीं है अगर वहाँ, लेकिन क्लर्क की तो अधिकतर हर जगह आपको खाली पोस्ट देखने को मिल जाएगी। फिर 4200 पे ग्रेड से अगर आपने 8 से 10 साल, अगर 10 साल इसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, अगर 10 साल आपने इसमें नौकरी कर रखी है 4200 पे ग्रेड में, तो आप LDC एग्ज़ाम देने के लायक हो जाते हो, और फिर आप 4200 से डायरेक्ट 5400 पे ग्रेड के लिए भी जा सकते हो, मतलब एग्ज़ाम देकर पास करके आप इसमें जा सकते हो। हमें आशा है कि हमने डिटेल के साथ चर्चा कर ली कि कितनी एग्ज़ाम होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, टाइपिंग में क्या है। हमें विश्वास है कि आपको वीडियो में डिटेल के साथ बारीकी से हर चीज़ समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। अपने जो आपके जो पास जितने भी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हैं, उसमें इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और जो आपकी महिला मित्र हैं या आपके दोस्त हैं, आपके रिलेशन में कोई हैं कि रेलवे बाबू कैसे बन सकते हैं, इनको बोलते हैं रेलवे के राजा बाबू जी, आप ये मान के चलिए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट इसका काम तो बताना भूल ही गए हम। इसमें आपको काम करना होता है, मतलब रेलवे का लेखा जोखा, और किसका, पैसों का लेखा जोखा। नाम ही क्या है, अकाउंट्स असिस्टेंट, मतलब अकाउंट्स का काम देखना होता है इसमें आपको, है ना। इसमें जैसे अगर आपकी ड्यूटी है DRM ऑफिस में आपकी ड्यूटी लगा दी, इसमें आपकी ड्यूटी वर्कशॉप में भी लग सकती है, DRM ऑफिस में भी लग सकती है, और हेड क्वार्टर में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। मतलब जो ये अकाउंट्स वाली जो पोस्ट होती है ना रेलवे की, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी सिटियों में लगती है, मतलब छोटे मोटी जगह पे इनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाती है, बड़े बड़े शहरों में इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे कि इसमें होता है, जैसे कि रेलवे की जो सैलरी बनती है वह डालने का काम करते हैं अकाउंट्स क्लर्क। अकाउंट्स क्लर्क वाले जो रेलवे एम्प्लॉय के जो सैलरी डाली जाती है ना, इन्हीं के द्वारा डाली जाती है। जैसे किसी रेलवे में किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन का काम है कहीं पे, कि हाँ 100 करोड़ का कहीं काम है, कि वहाँ पे इतना इतना कंस्ट्रक्शन का काम होना है, वहाँ पे जो बिल पास वगैरह होते हैं ना, वह सब जो बिल पास करने का जो सब काम होता है ना, वो अकाउंट्स का होता है। मतलब रेलवे में जितना भी पैसा का लेखा जोखा है, मतलब वह काम रहता है अकाउंट्स क्लर्क का। मतलब आप पैसा में खेलोगे, ये मान के चलो। मतलब खेलने का मतलब है कि आपको हमेशा पैसों का काम करना है, कि कहाँ पे किसका बिल पास किया, किसका ड्यू बिल रह रहे हैं, किसकी सैलरी है, किसका सैलरी बाकी रह गया, तो वो सब चीज़ें जैसे, मतलब मोटा मोटा यही है कि रेलवे के लेखा जोखा है जो पैसों का, वह देखने का काम करते हैं अकाउंट्स वाले। नाम से हो रहा है अकाउंट्स, तो ये उन्हीं का काम रहता है। तो इनकी ड्यूटी आप जैसे बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, आगरा, बड़ी बड़ी शहरों में लगती है। जैसे वर्कशॉप में लग गई, जहाँ पे एम्प्लॉयों की सैलरी डालने का काम करते हैं, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कितना पैसा आ रहा है जा रहा है, उसका लेखा जोखा इनको रखना होता है। और आपको एक ऑफिस में एक जगह बड़े AC रूम रहता है, और उसमें आपको जॉब करनी होती है। फिक्स टाइम आओ और फिक्स टाइम चले जाओ। सबसे बेस्ट जॉब है रेलवे की। जितने भी आप कभी पूछना किसी रेलवे अगर आपका एम्प्लॉय कोई है तो, कि रेलवे की अच्छी जॉब मानी इसलिए जाती है टाइमिंग को लेके। हालांकि इससे ज़्यादा तो काफ़ी, जैसे गार्ड बन जाओगे, लोको पायलट बन जाओगे, तो आपको सैलरी काफ़ी मिलेगी, लेकिन उनमें थोड़ा सुकून आप देख सकते हो, दिन रात चलना पड़ता है उनको। और जो क्लर्क वाली जो ये पोस्ट होती है क्लर्क वाली, इनमें टाइम टू टाइम ड्यूटी रहती है, फिक्स टाइम की ड्यूटी रहती है, और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, हमें आशा है। बाकी आप, अगर आपको एक छोटे वर्ड में शॉर्ट में बताऊँ कि आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, जैसे अगर मैथ्स और रीजनिंग की तो आपको कहीं से भी कोई कोचिंग ले लेनी है, और जीके के लिए आप लुसेंट पढ़ लेना, साइंस के लिए लुसेंट पढ़ लेना, करंट के लिए कोई सा भी बुक पढ़ लेना, और रीजनिंग और मैथ का कोई सा भी बुक लेके आइए। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर से पढ़ने के बाद आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए, मतलब बाहर प्रैक्टिस कीजिए मैथ और रीजनिंग की। और जीके और साइंस के लिए आप लुसेंट पढ़ सकते हो, और करंट के लिए आप द प्लेटफॉर्म की जो करंट वाली बुक आती है वो पढ़ सकते हो, या हर 2 महीने की एक बुक आती है मूमल करंट की, आप वो पढ़ सकते हो।
तो हमने तो हर चीज़ इसमें पूरा हर चीज़ क्लियर कर दिया कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। धन्यवाद।